जय हिंद साथियों जैसा कि हमारी एक हिमालय माउंटेन पर एक कंप्लीट सीरीज़ चल रही थी। उसमें हमने कई पार्टों को हिमालय के कवर किया था, जिसमें कि हमने पहले पार्ट के बारे में स्टडी किया था अपने ट्रांस हिमालय के लिए। ट्रांस हिमालय में हमने इसकी प्रमुख पर्वत चोटियों को पढ़ा था, पर्वत श्रेणियों को पढ़ा था, जिसमें हमने 4 पर्वत श्रेणियों को पढ़ा था। पहला पढ़ा था हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा पढ़ा था हमने लद्दाख, तीसरा पढ़ा था हमने जास्कर पर्वत श्रेणी और चौथा पढ़ा था हमने कैलाश पर्वत श्रेणी। उसी क्रम में हमने दूसरा हिमालय पार्ट को पढ़ा था, जिसे कहते हैं महान हिमालय या बृहद हिमालय। तो उसमें हमने कंप्लीट स्टडी की थी हिमालय के उस भाग की जहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर थी। और दोस्तों, हमने इसका जो विस्तार क्षेत्र पढ़ा था वो हिमाचल प्रदेश में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा ब्रह्मा तक। हिमाचल प्रदेश में जब हमने देखा तो हिमाचल प्रदेश में इसमें कई पर्वत श्रेणियाँ पाई गई थी, कई पर्वत चोटियाँ पाई गई थी, जिसमें हमने पढ़ा था केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, इसको पढ़ा था। और उसी के जस्ट बाद हमने देखा था नेपाल में जो हमने देखा था विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को देखा था दोस्तों। माउंट एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू। और उसी क्रम में जब हम आगे बढ़े थे तो हमने देखा था सिक्किम में दोस्तों, जब हमने देखा था भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को देखा था, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर थी दोस्तों। और उसी के बाद हमने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामचा वर्मा को देखा था हमने। और इसी क्रम में दोस्तों हमारा जो तीसरा पार्ट था लघु हिमालय, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों कुछ घाटियों को पढ़ा था, जिसमें हमने कश्मीर घाटी को पढ़ा था, कांगड़ा घाटी को पढ़ा था, कुल्लू घाटी को पढ़ा था, और उसके एक प्रमुख शहर को पढ़ा था दोस्तों, दार्जिलिंग को पढ़ा था हमने, जहाँ पर अधिकांश मात्रा में हमारी चाय की खेती होती है। और हमने काठमांडू शहर को पढ़ा था, काठमांडू घाटी को पढ़ा था, चुम्बी घाटी को पढ़ा था। और उसमें हमने देखा था जो कश्मीर घाटी में हमारी केसर होती है, केसर कैसे होती है, उसका फूल कैसे होता है, वो किस मिट्टी में होती है, करेवा मिट्टी को पढ़ा था दोस्तों। हमने सेब को देखा था। तो उसी क्रम में आज हम अपने शिवालिक हिमालय को कंप्लीट स्टडी करेंगे विथ मैप के माध्यम से, जिससे कि आपको बड़ी आसानी से याद हो जाए। और उसकी प्रमुख पर्वत चोटियों को देखेंगे कहाँ कहाँ वो फैली हुई हैं। चलिए देखिए, आज दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अपने शिवालिक हिमालय को, जिसको शिवालिक हिमालय या पूर्वांचल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों मैप के माध्यम से। अब देखते हैं दोस्तों, अगर बात करेंगे हम अपने भारत की, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम अपने शिवालिक हिमालय को या शिवालिक पर्वत श्रेणी को, तो देख सकते हैं दोस्तों ये वाला भाग, भारत का जो ये छोटा सा बॉक्स है, जिसको पूर्व उत्तर भारत के नाम से जाना जाता है, ये वाला पूरा भाग दोस्तों, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला भाग, इसमें क्या है, शिवालिक हिमालय फैला हुआ है पूरा का पूरा दोस्तों। देख सकते हैं, आपको बताते हैं, ये पूरा शिवालिक हिमालय है और इसी पर चोटियाँ पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे चोटियाँ पाई जाती हैं, कुछ पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे। पूरा ये क्या है, पहाड़ी एरिया है, पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पटकाई, बूम, अभोर, मिसमी, और नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ, ऐसी काफ़ी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। तो इसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे अपने मैप के माध्यम से। चलिए देख लेते हैं और आगे। अगर त्रिपुरा की दोस्तों इसी में अब बात कर लेंगे, अगर हम त्रिपुरा की, ये त्रिपुरा की, तो ये तीनों ओर से किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं आप, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 7 सिस्टर्स की, 7 बहनों का समूह। दोस्तों ये हमारे पूर्व उत्तर राज्य में है, 7 बहनों का एक समूह है दोस्तों। इसे 7 बहनों का समूह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये राज्य जो हैं, राज्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं इनकी जो ज़रूरतें हैं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं 7 सिस्टर्स में, देख लेते हैं दोस्तों। अगर पहले स्टेट की बात करेंगे हम, तो ये आ जाएगा असम। दूसरा स्टेट दोस्तों आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्टेट की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा नागालैंड। चौथे स्टेट की बात कर लेंगे तो मणिपुर। पाँचवें स्टेट की बात कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा मेघालय।
छठे स्टेट की बात कर लेंगे तो त्रिपुरा आ जाएगा, और सातवें स्टेट की बात कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा मेघालय। और दोस्तों बात करेंगे यहीं पर सबसे बड़े, अगर सेवन सिस्टर स्टेट की बात कर लेंगे, सबसे बड़े सेवन सिस्टर स्टेट की बात कर लेंगे तो वो है असम। कौन सा है? असम। और सबसे छोटे अगर सेवन सिस्टर स्टेट की बात कर लेंगे तो वो है सिक्किम। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैप के भी माध्यम से आप देख सकते हैं ये जो राज्य फैला हुआ है, ये देखिए कितना बड़ा फैला हुआ है हमारा असम राज्य, ये यहाँ तक नीचे तक फैला है। और सिक्किम की बात कर लेंगे तो ये छोटा ही सा है। तो दोस्तों और त्रिपुरा की अगर बात कर लेंगे, ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों, ये देख रहे हैं नीचे से भी ऊपर से भी हर जगह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों। चलिए और हम इसकी स्टडी कर लेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने पूर्वांचल हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ या पहाड़ियाँ। दोस्तों ये यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है और किस किस स्टेट में, हमारे किस किस राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। बात कर लेंगे हम अपने अरुणाचल प्रदेश में, अगर बात कर लेंगे तो उसमें 5 प्रमुख पर्वत चोटियाँ पाई जाएंगी, जिसमें पहली हमारी है डाफला, दूसरी है हमारी मिरी, और तीसरी की बात कर लेंगे तो है अबोर, चौथी की बात कर लेंगे चौथी मिसमी है, पाँचवीं की बात कर लेंगे पटकाई ब्रूम है, पाँचवीं क्या है? पटकाई ब्रूम। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा स्टेट जो आता है नागालैंड आता है दोस्तों। नागालैंड में जो पहाड़ी पाई जाती है, नागा पहाड़ी पाई जाती है। और उसी क्रम में हम नीचे जस्ट बढ़ते हैं तो मिल जाएगा हमें मणिपुर में कौन सी पहाड़ी? मणिपुर पहाड़ियाँ। मिजोरम में पाई जाती हैं दोस्तों मिजो पहाड़ियाँ। और त्रिपुरा में कोई पहाड़ी नहीं, ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है हमारा। और उसके बाद मेघालय में जब हम जाते हैं तो मेघालय में हमारी 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। अब दोस्तों मेघालय की बात कर लेंगे। मेघालय में ही भारत का एक ऐसा स्थल है जहाँ पर अधिकांश वर्षा होती है। भारत की जो अधिकांश वर्षा वाला स्थान है मेघालय में स्थित है एक माशेराम, वहाँ पे अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों। अब ये जान लेते हैं वर्षा किस प्रकार से होती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देख लेते हैं वर्षा किस प्रकार से होती है। ये मान लीजिए हमारा क्या है? मेघालय, ये मेघालय है दोस्तों। और ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। इधर ये मान लीजिए ये है गारो, ये है इतनी बड़ी खासी, और ये है जैंतिया। अब दोस्तों मान लीजिए ये आया हमारा चक्रवात, ये हमारा इधर से चक्रवात आ रहा है। चक्रवात कहाँ से आ रहा है? नीचे से आ रहा है, बंगाल की खाड़ी से। ये ऐसे ऐसे चक्रवात आया। अब चक्रवात आया, चक्रवात क्या करता है? पहाड़ों से टकराता है, पहाड़ों से ऐसे टकराएगा दोस्तों, ऐसे टकराएगा, आपस में टकराते ये घूमता रहेगा, फंस जाएगा वहाँ पे। फंसने की वजह से दोस्तों ये इतनी अधिकांश मात्रा में वर्षा करता है कि भारत का जो सबसे अधिकांश वर्षा वाला स्थल है वो मेघालय के मासेराम में पाया जाता है दोस्तों। चलिए और भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों वहाँ के अगर मौसम की बात कर लेंगे, वहाँ की स्थिति की बात कर लेंगे, वहाँ के रहन सहन की अगर कल्चर की बात कर लेंगे दोस्तों, तो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों पहाड़ियाँ हैं, ये दोस्तों पहाड़ियाँ हैं पूरी। इन लोगों का निवास स्थान कैसा है दोस्तों? ये क्या करते हैं? लकड़ियों के घर बना के रहते हैं दोस्तों। लकड़ियों के घर इस वजह से बना के रहते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अधिकांश मात्रा में प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती रहती हैं, भूकंप जैसी स्थिति बनी रहती है। तो ये क्या टेम्परेरी घर बनाते हैं, जिससे कि ये कभी भी ऐसी स्थिति आने पर कहीं भी ये वापस कहीं भी जा सकें, कहीं भी अपने घर को छोड़कर जा सकें, जिससे कि इनको ज़्यादा लॉस ना हो दोस्तों। और लकड़ियाँ यहाँ जंगल अधिकांश मात्रा में दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, जंगल क्या है? अधिकांश मात्रा में जंगल, अधिकांश मात्रा में। तो दोस्तों लकड़ियाँ भी अधिकांश मात्रा में पाई जाएंगी। लकड़ियाँ अधिकांश मात्रा में पाए जाने की वजह से इनके जो अधिकांश घर होते हैं, अधिकांश घर क्या होते हैं? लकड़ियों के बने होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये लोग क्या करते हैं? झोपड़ी बना के रहते हैं। अधिकांश घर में क्या करते हैं? ये लोग झोपड़ी बनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, लकड़ी, वो सीमेंट, मोरंग और सरिया और ईंटों से घर बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों लकड़ियों का घर बना हुआ होता है। देख लेते हैं आप लोग, काफ़ी मैदानी एरिया भी पाया जाता है दोस्तों। चलिए देख
दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने चीन के प्रवेश द्वार के बारे में और चिकन नेक के बारे में। दोस्तों ये पूरी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों आज आपको मज़ा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में चिकन नेक कहते किसको हैं, ये भारत के कहाँ पर पड़ता है चिकन नेक, और डोकलाम प्लेटू क्या है इसके बारे में भी समझाएंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं मैप के माध्यम से। अब दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं, ये जो हमारा है एक स्टेट पड़ता है सिक्किम, और ये दूसरा बगल में देश पड़ता है भूटान, इन दोनों के बीच। अब इसमें हम देख लेंगे भूटान के अगर बारे में दोस्तों हम कहेंगे तो ये एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है दोस्तों, स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो। ऊपर देख लीजिए चाइना है, इधर नीचे अगर बात कर लेंगे तो ये है हमारा भारत, और इधर से देख लेंगे तो ये नेपाल। तीन जो देश हैं उनसे घिरा हुआ है, स्थल रुद्ध देश है, और इसे बफर स्टेट के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। बफर स्टेट का मतलब बता देते हैं, जैसे ये है हमारा सिक्किम और ये है हमारा भूटान। अब बफर स्टेट वो स्टेट होता है जो दो दुश्मन देशों के बीच में हो। दो दुश्मन देश कौन कौन से देख लेते हैं, ये है हमारा चाइना और ये है हमारा भारत। तो इसके बीच में क्या है, भूटान है, जो सहमा हुआ सा दोनों देशों के बीच में दोस्तों रहता है। चलिए हम डोकलाम प्लेटू को समझ लेते हैं। इसी में ये हमारा स्टेट है सिक्किम, और इसके जस्ट बगल में है दोस्तों भूटान। अब दोस्तों हम देख लेते हैं ये वाला एरिया है दोस्तों, जो ये वाला एरिया है जो इसे बोलते हैं चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी ये क्या पड़ता है, सिक्किम के पास पड़ता है, और इसी में एक प्लेटू है जिसको बोलते हैं डोकलाम प्लेटू। इसमें कौन सा प्लेटू है, इसमें एक प्लेटू है जिसको नाम देते हैं डोकलाम प्लेटू, और जिस पर क्या अधिकार है, जिस पर अधिकार है हमारा भूटान का, भूटान के एरिया में पड़ता है ये डोकलाम प्लेटू। अब क्या है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना की तो आप आदत पहले से ही जानते हैं, कहीं ना कहीं ये अधिकार करना चाहता है। तो ये यहाँ पर एक चाइना का है, एक सिटी है यांगडूंग सिटी। यांगडूंग सिटी से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सड़क का निर्माण कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक सड़क का निर्माण कर रहा है दोस्तों, सड़क का निर्माण कर रहा है डोकलाम, ये कर रहा है यांगडूंग सिटी से सीधे डोकलाम तक। अब भूटान तो इससे कुछ कह नहीं सकता, तो भारत क्या कह रहा है, भारत ने कहा कि चलिए आप कर लीजिए यांगडूंग सिटी से डोकलाम तक, हम कर ले रहे हैं आपके भारत से नाथुला दर्रा जो सिक्किम के पास पड़ता है। तो भारत भी यहाँ पर एक सड़क का निर्माण करने लगा, ऐसे भारत भी करने लगा। अब फंस गया बेचारा जो कमज़ोर देश है भूटान, फंस गया हमारा भूटान। जब फंस गया तो भूटान डायरेक्ट तो चाइना से लड़ाई ले नहीं सकता है, तो उसने भारत के सहारे लड़ाई ली, क्योंकि भारत तो चीन में करा तो उससे कोई उसको दिक्कत नहीं। लेकिन अब भूटान डायरेक्ट चीन से लड़ाई नहीं ले सकता, तो उसने क्या भारत से कहा कि भारत से सहायता मांगी। तो भारत ने कहा, भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ था, भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ था जो 1949 में एक समझौता हुआ था, जिससे भारत ने कसम खाई थी, कि भूटान जब भी कभी आप पे कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कभी भी सहायता की ज़रूरत होगी, तो हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। तो उसी के ज़रिए भारत ने क्या किया, यहाँ पर अपनी आर्मी लगा दी, यहाँ पे क्या की, अपनी आर्मी सेना लगा दी। अब भारत का भी यहाँ पर भारत वास्तव में उसकी सहायता नहीं कर रहा था, भारत वास्तव में भूटान की सहायता नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत को ये डर था कि ये अगर चाइना यहाँ तक आ गया, तो चाइना अगर ये वाले हिस्से में आ गया, तो ये भारत के पूर्वोत्तर ये जितने भी राज्य हैं इन पर सब पर कभी भी आक्रमण कर सकता है, कभी भी अपना स्थापित कर सकता है। अब क्या हुआ, तो भारत का जो ये वाला एरिया है वो कहलाता है चिकन नेक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये वाला एरिया दोस्तों, ये वाला एरिया जो है, ये इतना एरिया क्या कहलाता है, भारत का चिकन नेक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और तो क्या हुआ, तो जब ये बात पता चली चाइना को, तो चाइना ने क्या किया, यहाँ पर दोस्तों एक हमारा यही, अगर आप आगे जाएंगे तो ये नेपाल पड़ेगा, यहाँ नेपाल है, नेपाल पर यहाँ पर ये जो नेपाल है ये आगे यहाँ तक आता है पूरा नेपाल। ये यहाँ पर एक हमारा एक स्थान पड़ता है, ये यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों,
ये वाला स्थान पड़ता है काला पानी, जो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर एक पिठौलागढ़ पड़ता है, एक पिठौलागढ़ स्थान है, वहाँ पर काला पानी पड़ता है। काली नदी बहने की वजह से इसे काला पानी के नाम से जानते हैं। तो जो चाइना है वो वैसे भी ज़्यादा कलाकार है, तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है, अगर भारत आप अगर इनकी सहायता के लिए इंडियन आर्मी लगा रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेपाल से कह दे रहे हैं जो आपका काला पानी वाला स्थान है वो आप ले लो और हम आपके साथ हैं नेपाल के। तो उसने ये खेल खेल लिया। तो इसी की वजह से अब क्या हुआ, चाइना ने यहाँ पर हमारे 2 बंकर हुआ करते थे, यहाँ पर 2 बंकर हुआ करते थे जिनका नाम था लानटेन। एक बंकर था जिसका नाम था लानटेन। लानटेन बंकर को पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया, जिससे कि बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई थी। 1962 की स्थिति आ गई थी दोस्तों, वॉर होने वाला था, लेकिन वो किसी तरीके से टल गया दोस्तों। और दोस्तों ये जो विवाद था पूरा का पूरा चाइना और भूटान के बीच में था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का भी इसमें एक बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला था, जिसकी वजह से भारत का जो चिकन नेक वाला स्थान है दोस्तों, ये वाला स्थान जो चिकन नेक कहलाता है भारत का, तो वो वाला स्थान तक अगर चाइना घुस आ जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था दोस्तों। तो वर्तमान समय में भी यहाँ पर भारत की नेवी वो भारत की आर्मी वगैरह और भारत की वायुसेनाओं के एक हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर भारत की सीमाओं पर काफ़ी चुस्त और दुरुस्त हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं जो भारत की सीमाओं की निगरानी कर रहे हैं ये चिकन नेक वाले स्थान पर। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप इसके बारे में दोस्तों हमको ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जय हिंद,